हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कॉमर्स लर्नर्स के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। होप सो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के अंदर। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी हमारे हायर एजुकेशन के एमसीक्यूज़ की सीरीज़, तो उसको ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, Which among the following state has the highest number of seat in the लोक सभा। लोक सभा क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना लोअर हाउस पे बोलते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा की टोटल कितने सीट्स हैं, 552 सीट्स हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अभी तक कितने के ऊपर काम है, 545 करंट प्रेजेंटली फिल है। ओके, तो इस 552 के अंदर से 530 किसकी होती है, स्टेट की होती हैं। जो 20 होती हैं वो यूटीज की होती हैं, और जो 2 होती हैं वो एंग्लो इंडियन यूनिवर्सिटीज एंग्लो इंडियन से होती हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा किसकी सीट है, आंध्र प्रदेश की 25 है, असम की 14 है, छत्तीसगढ़ की 11 है, गुजरात की 26। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। यूपी की तो प्लीज़ याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश क्या है, एक स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स लेकर रखता है, वो क्या, उत्तर प्रदेश। सारे अपने अपने स्टेट्स के देख लीजिएगा। मेरा स्टेट हरियाणा है, हमारे यहाँ से 10 सीट्स हैं। तो अगर हम बात करें कि सेकंड हाईएस्ट किसके, तो फर्स्ट हाईएस्ट उत्तर प्रदेश की है, तो सेकंड हाईएस्ट हमारे पास किसकी आ जाएगी, महाराष्ट्र की आ जाएगी। प्लीज़ 3 तक तो याद रखिएगा। पहला यूपी में है सबसे ज़्यादा 80 सीट है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है 48 सीट, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर है 42 सीट्स। ओके, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड हाईएस्ट स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड हाईएस्ट स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। क्योंकि अगर वो नहीं दे रखा तो आपने महाराष्ट्र को देखना है, ठीक है। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेट सीट्स किसकी हैं, तो यूपी की हैं, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम लोग महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीट्स हैं, 48 सीट हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी है, 42 सीट्स हैं। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर 42 सीट्स हैं। डन। तमिलनाडु के अंदर 39 सीट्स हैं। तो ये आपको मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द NAAC। NAAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल। ये क्या काम करती है, ओके। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल क्या काम करती हैं, ये पढ़ते हैं इसके बारे में पहले हम लोग। द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल ये क्या करती है, यूनिवर्सिटीज़ को इवेल्युएट करती है, असेस करती है कि उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है। द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल NAAC इज एस्टेब्लिश बाय द UGC। इसको किसने बनाया है, UGC ने बनाया है। ये क्या काम करती है, जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री के अंदर, उनको असेस करती है, उनको अक्रेडिट करती है। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1992। ये जो नेशनल असेसमेंट अक्रीडेशन काउंसिल है, ये ओरिजिनली कब फॉर्म्ड हुआ था, 1992 के अंदर फॉर्म हुआ था। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने दी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे, आचार्य राममूर्ति जी थे। तो 1968 वाली के रिकमेंडेशन किसने दी थी, कोठारी मिशन ने दी थी, कोठारी जी ने दी थी। और 1986 वाली किन्होंने दी है, आचार्य राममूर्ति जी ने दी है। उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नेशनल असेसमेंट अक्रीडेशन काउंसिल बना है, जिनका मेन फोकस क्या था कि क्वालिटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। द नेशनल असेसमेंट अक्रीडेशन काउंसिल क्या करती है, जो भी बड़े बड़े हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनको क्या करती है, सर्टिफाई करती है, ठीक है, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को। बट ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वाले को नहीं देखते, ये जस्ट BCom हो गया, MBA हो गया, इनको देखती है, टेक्निकल एजुकेशन वालों को नहीं देखती हैं। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए क्या बना हुआ है, NBA बना हुआ है, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रीडेशन, जो किसके अंडर काम करता है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंडर काम करता है। टेक्निकल एजुकेशन को ये सर्टिफाई नहीं करती है, टेक्निकल एजुकेशन को सर्टिफाई कौन करता है, NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रीडेशन करता है, जो किसके अंडर बना हुआ है, AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंदर बना हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये वाला AICT न्यू दिल्ली में बेस्ड है। लेकिन जो नेशनल असेसमेंट अक्रीडेशन काउंसिल है, ये कहाँ पर है, इसका ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका के अंदर
है। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल फोकस करता है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा सके, एक अच्छे से अच्छा हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जा सके। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यूनिट है उनको क्या करना, असेसमेंट करना, एक्रीडेशन करना। ठीक है, और क्या काम होता है इसका कि जो टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सेल्फ इवेल्यूशन के ऊपर फोकस करना, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च के ऊपर फोकस करना, अदर स्टेक होल्डर के साथ कॉम्बिनेशन करना। तो इसका मेन काम क्या होता है, देश के लिए भलाई के लिए काम करना, ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज स्टूडेंट्स के अंदर लेकर आना, एक वैल्यू सिस्टम स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसका देखना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है। ओके, वैल्यू एजुकेशन का मतलब जिससे स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ के बारे में पता लगे, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में पता लगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेंटोर करना, रिफ्लेक्टिव सेशंस लेना वैल्यूज़ के ऊपर। अगला क्वेश्चन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NGAC, इट इज़ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किन्होंने डिक्लेयर किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किन्होंने किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया था। ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और जजेस की ट्रांसफर के लिए। अकॉर्डिंग टू द बिल, इस कमीशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं जो हमारे चेयरमैन होंगे इस के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 अदर सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट से। ओके, और 2 यूनियन मिनिस्ट्रीज से आएंगे, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। प्लीज ध्यान से, पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सेकंड कौन होंगे, 2 अदर सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और 2 एमिनेट पर्सन आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन से आएंगे ये 2 एमिनेट पर्सन। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था, अनडिक्लेयर कर दिया गया था ऑन 16 अक्टूबर 2015 को। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से 4-1 की मेजॉरिटी से जो NG नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 है उसको क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट। सो पहला क्या लिखा हुआ है, और आप लोग ऐसे कोर्सेज के लिए मेरा अनअकैडमी प्लस के ऊपर पूरा पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स चलता है, क्रैश कोर्स। आप लोग उसको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ माई रेफर को रीटा रुखाया, इसके बिहाफ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्या लिखा हुआ है, द प्रेजिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये वाली बात सरासर गलत है, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मंत्रियों का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। याद रखना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या, पार्लियामेंट सुप्रीम है नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा संविधान है वो सबसे वो है सुप्रीम। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसको संभाल करता है। ये बात ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है। वैसे आपको पता चल गया कि ये गलत है, बी गलत है, तो ये सारे ऑप्शन ही गलत हो गए। क्या रह गया, केवल सी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफिएबल, ये क्या होती है, देखो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बनी हुई होती हैं, इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल बने हुए होते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमें बताते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या वेलफेयर स्टेट के लिए हमने क्या क्या काम करना है। ये लोगों के वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं। ये नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, मतलब कि इसको इन्फोर्स करना कोई कंपल्सरी नहीं होता, लीगली हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ओके, मर्जी के ऊपर फोर्स होता है, वेलफेयर स्टेट के लिए ये काम करती हैं। तो डायरेक्टिव पॉलिसीज क्या होती हैं, नॉन जस्टिफिएबल होती हैं। सो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों का सी करेक्ट हो गया। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को। थैंक यू।